यूपी एटीएस ने पीएफआई से जुड़े होने के संबंध में पूरे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई करते हुए 80 लोगों को डिटेन किया था, जिसमें से 10 लोग जिला गाजियाबाद से थे। हम इस समय गाजियाबाद के ही कलछीना गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनको पीएफआई के जुड़े होने के संदेह में जो है एटीएस ने पूछताछ के लिए डिटेन किया था और अब वो अपने घर लौट आ चुके हैं। उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों उनका नाम सामने आया, क्या पूछताछ हुई है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा इम्तियाज़ अली नाम है। हाँ, मैं गांव कलछीने का रहने वाला हूँ। सर, ये बताएं आपको कब जो है एटीएस लेके गई थी? मैं सर मगरिब की नमाज़ पढ़ाने गया था और नमाज़ पढ़ा कर आकर मैं घर बच्चों से बातचीत कर रहा था। कुछ घर की हम बातचीत कर रहे थे लेन देन के बारे में। और जो है उससे 2 दिन पहले कुछ आदमी आए थे, गाँव में घूम रहे थे और वो पूछताछ कर रहे थे इस चीज़ के। मान लो कि भाई घर किसका कौन है, ये इम्तियाज़ कौन है, ये घर का है। मैं उस समय मैं नमाज़ पढ़ाने गया हुआ था। हमारे बच्चों ने कह दिया कि वो नमाज़ पढ़ाने गए, वो ठीक है। उसके बाद 2 दिन के बाद ही मैं अंदर बैठा हुआ था, वो आए तो कहे इम्तियाज़ खान चलो। हाँ सर चलो। कहा शनिवार रात को आए वो आप? जी जी हाँ हाँ। तो फिर मुझसे कहा लोग सर चलो, उनका इंतजार चलो। मगर सर कहाँ चलेंगे? थाने चलना। मैं चलो थाना चलो। मगर अब वो ले जाने के बाद में जो हाँ हमसे थाने के लिए कहा, थाने चले। वो थाने भी नहीं गए हमसे। फिर घूमते घामते जो रास्ते हमने नहीं देखे उस रास्ते को निकालते 2 घंटे गाड़ी चली। 2 घंटे गाड़ी चलने के बाद में वो बहुत दूर, पता ना कहाँ, मुझे इस बात का पता भी नहीं था कहाँ हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। मैंने कभी वो रास्ता नहीं देखा, मैं कभी गया नहीं, उस जगह पर नहीं गया। तो डर ये था, पता ना ये कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे। उस गाड़ी में मैं अकेला था और जो साथ के थे वो 2 अगली गाड़ी में थे। मेरी निगाह से वो गाड़ी उजल हो गई। तो फिर मुझे थोड़ी दहशत सी पैदा हुई कि मान लो कि मुझे कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे, मेरे संग में क्या करेंगे। और जो है और मुझे ये लग रहा था कि ये गाड़ी में अनजान, हालांकि उन्होंने मेरे समय बदतमीजी नहीं करी, कुछ भी प्यार से बोल रहे, प्यार से मोहब्बत से कह रहे कि आप सर डरिए मत ना, बिल्कुल नाम आपको छोड़ देंगे, पूछता सिर्फ आपको पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। फिर 2 घंटे के बाद उन्होंने गाड़ी ले गए। कोई अलग उनका वो बना हुआ था, ऑफिस बना हुआ था, उसमें ले गए। वहाँ बैठ के 11:45 बजे वहाँ पहुँचे। हम सब वहीं जो हम मेरे साथ के थे, वो जो गाँव से उठाए थे, वो भी वहीं मिल गए। मिलने के बाद में पूछताछ शुरू हो गई। फिर जो है वो यही संबंध रखा, उन्होंने यही बात रखी उन्होंने, आपने कि पीएफआई में आप जुड़े। मगर सर हम कभी जुड़े नहीं, हमें कभी गए ना, हमें कभी। वो पूछते रहे कि आपने इसमें आपने पैसा दिया या आपके पास कोई मेंबर बनाने के लिए तुम्हारे पास कौन आया। मगर सर हमारे पास ना तो कोई आया और ना ही हमसे किसी ने पैसा मांगा, ना हमने पैसा दिया। और फिर जो है इस पूछताछ में कि आपने आपके पास कितनी ज़मीन, कितने उसमें घर बना हुआ, कैसे कहते हैं। हमारा तो चादर पड़ी हुई है सामने, जो उठा के लाए उनसे पूछ लो। और ना हमारे को ज़मीन ज़्यादा नहीं है। नमाज़ पढ़ाता हूँ और अपने बाकी मदरसे में रहता हूँ। बाकी अपने 2 भैंस हैं, उसमें टाइम काट के अपना वक्त गुजार कर रहे हैं। ना हमें किसी पार्टी से लेना देना, ना हम किसी पार्टी में जुड़ते हैं, ना हमने आज तक किसी पार्टी में जुड़े। और सर ये बताएं, क्या पीएफआई को लेकर इससे पहले भी आपसे कोई पूछताछ कर चुकी है पुलिस? हाँ सर, मुझे आपसे 9-10 महीने पहले थाने बुलाया गया था। वहाँ थाने में बुला, हमारे हमारे प्रधान थे, जो अब से पहले प्रधान थे, वो प्रधान उनकी मार्फत हमें बुलाया गया। उन्हें बोला, हमारी लिखित पढ़त हुई और हमसे कहा इंक्वायरी इनकी पूरी हो चुकी। प्रधान ने भी ये कहा था सर इनको, ये आदमी नहीं है ऐसे जो कि मान लो कि इनको बार बार बुलाया जाए ना, ये आदमी काम में गरीब घर के, परेशान तुम मत करो ना, इनका मामला खत्म करो। उन्होंने कह दिया था सर हमारा तो ऊपर से आदेश हैं और हम तो जैसे बुला दे से हम छोड़ दिया। वो जाने अब ऊपर जाने हम जो क्या होगा भाई। उसमें बाद में फिर अब 9-10 महीने के बाद में ये फिर जो है इन्होंने उठा लिया, उठा के ले गए। वहाँ पूछताछ होने के बाद में रात 4:30 बजे तक पूछताछ होती रही। 3 टीम बदली। उसके बाद में फिर सुबह हुई, हमें नमाज़ पढ़ाने, हमने कहा उनसे मगर नमाज़ पढ़नी है। उन्होंने हमसे नमाज़ पढ़ने को कहा, हमारा वजू कराया उन्होंने। हमसे कोई बदतमीजी नहीं करी, बच्चे इज्जत से पेश आए। कि आप हर 10 मिनट के बाद हमसे पूछते रहे वो कि आपने किससे, तो आपसे कोई बदतमीज से बोला या आपसे कोई किसी ने तो बदतमीज ने, हमें खाने की पूछी, पानी की पूछी, चाय भी दी हमें। हम किसी को कहने लगे, हमें चाय पिलाई, हमें खाना भी खिलाया और बार बार पूछते रहे कोई दिक्कत तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं, अगर कोई बीमार हो तो हम दवाई ला के देंगे। हमें पूरी रात इस तरह। फिर सुबह 10 बजे होने के बाद में फिर पूछताछ शुरू हो गई। फिर शाम तक इसी पूछताछ चली हमारे। फिर मैं ये बार बार ये कहता रहा सर हमारी घर बात करा दो, हमारी घर वाली अटैक की मरीज है, अगर उससे कुछ होगा तो हमारे पास कोई पैसा भी नहीं जो कि मान लो हम अस्पताल में भर्ती कर देंगे, वो कर दें। उन्होंने कहते रहे कि ठीक है आपकी बात भी करा देंगे, आपको मिलवा भी देंगे, सारा काम कर दें और आपको हम यहाँ रखेंगे नहीं, छोड़ देंगे। पूछताछ चल रही, हमें ऊपर से आदेश हैं, आप भी इंसान हैं हम भी इंसान हैं, इतना फर्क है, आप मुस्लिम हम हिंदू हैं कि जो है ना हम तुम्हें कुछ कह रहे हैं ना हम कुछ, बातचीत करने के बाद छोड़ देंगे हम आपको। और फिर 4:30 बजे होने के बाद में हमें से ये कहा तुम्हारे गांव के आ रहे हैं भट्टे वाले। हम समझ गए भट्टे वाले प्रधान ही हैं। वो पहुंचे। फिर उन्होंने पहुंचने के बाद हमें चारों को वहाँ बुलाया
और उन्होंने उनके सामने हमें तसल्ली दी कि मान लो कि आपके प्रधान जी बहुत सिफारिश कर रहे हैं, कल से ही सिफारिश कर रहे हैं, और आप ठीक है 4 आदमी, आप प्रधान जी ने कहा कि सर ये 4 आदमी जो है कामी आदमी है और ये तो बेचारे मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, इनको जब इस काम में नहीं है तो आप इनको क्यों सता रहे हैं, आप इनका नाम खत्म कर दीजिए और जिसको और को आप बुलाना चाहें हम उनको जिम्मेदार लेते हैं, हम उनको बुला के इंक्वायरी करवा देंगे। उसके बाद में उनसे कहा कि सर आज तो हम छोड़ने के लिए, प्रधान जी ने कल इनको घर भेज देंगे। उसके बाद में फिर हमें ले गए ऊपर जहाँ जहाँ थे हम, वहाँ ले गए, वहाँ ले जाने के बाद में फिर इंक्वायरी शुरू हो गई। हमें फिर शाम 7:30 बजे तक इंक्वायरी हुई। फिर हमें खाना जो खाना रखा था, हमें भूख लगी, हमने वो खाना खाया, उन्होंने हमें पानी दिया ला के, फिर हमें नमाज पढ़ने को, हमें नमाज पढ़ने के लिए नमाज पढ़ने को जानेमाज दी। एक शख्स थे बेचारे, बहुत हिंदू थे, वो बेचारे बहुत ही महान थे, उन्होंने अपनी गाड़ी में जानेमाज ला के दी बिछाने के, नमाज को आप नमाज तसल्ली में पढ़ें, आपसे कोई बदतमीज से बोले तो हमें बताना, और आप मेहमान हैं हमारे और मेहमान के तरीके से हम कदर करेंगे। आपके घर में मेहमान जाते हैं तो उन मेहमानों को कदर करते हो, अब हम भी तुम्हारी कदर कर रहे हैं, हम भी इंसान तुम भी इंसान। तो फिर सर उनसे कह दिया, फिर हम लेट के सोने के लिए, मगर नींद आ रही, हम रात के जागे हुए थे, पूरे दिन के परेशान थे, हमने ये मामला कभी देखा नहीं, कभी गए नहीं, तो डर तो इस चीज़ से था कि मान लो भाई कभी हमने कभी देखा नहीं, तो इसलिए फिर जो 8:30 बजे 9 बजे पास में वो आए, तो आने के बाद में कहा भाई खान साहब आप उठ जाएं, आपको हम छोड़ रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हारे घर को। फिर जो हम 1-1.5 घंटे बाद उन्होंने हमें हमारे घर के पहुंच गए, जो हमारे लड़का हमारा भैया गया था, वो उन्हें बुला के वो उनका आधार कार्ड लगवा के फिर हमें उन्होंने चलते टाइम भी कहा हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें बता देना भाई, हम आप जो हैं आप भी इंसान, हम भी। उन्होंने चलते टाइम हमसे मुसाफिर का हमारी कमर भी थपकी और चलते टाइम ये कहा अगर कोई बात किसी ने कही हो तो हमारा जो सामान था, हमारा सामान सब दिया, फिर हम घर को आ गए इस टाइम। तो ये बताएं सर, क्या आपने जब से आपसे पूछताछ शुरू हुई है, क्या उससे पहले पीएफआई के बारे में आप कुछ जानकारी रखते थे, कुछ जानते थे पीएफआई? ना सर, मैं कुछ नहीं जानता था। हाँ, मैं तो सिर्फ इतना हाँ के मान लो कि गांव में अगर कोई आता भी होगा तो मुझे इस बात का इल्म नहीं है कोई है इसमें या नहीं है। मैं तो सिर्फ मदरसे का इतनी फुर्सत मिलती नहीं जो कि मान लो किसी के पास मैं बैठूं 2 मिनट या 3 मिनट बैठ लूं, मैं तो नमाज पढ़ा कर सीधा अपने घर आया, भैंस को दूध काटने में लग जाऊं और दूध काटने के बाद मैं अपने फिर जो खारजी वक्त में मिलता मदरसे टाइम से फिर जंगल में निहार करता हूँ, उसमें भाई इतना वक्त गुजारे, इतना टाइम मिलता है मुझे, जो टाइम मिलता है मैं जंगल में अपना वक्त गुजार लेता हूँ भाई, इतना। तो आप हाफिज का काम? हाँ, मैं हाफिज हूँ, इमाम हूँ, मदरसे जाऊँगा मैं 20 साल से गाँव में इमामत कर रहा हूँ, 23 साल से मदरसा पढ़ा रहा हूँ, मैं यही पढ़ा रहा हूँ। और जो पुलिस के लगातार सवाल जो भी रहे होंगे उनका क्या जोर रहा था आपसे, या आपको ये जानकारी मिल पाई हो कि आपका नाम कैसे पुलिस के पास आया? बस वो तो इन्होंने ना तो मुझे पता इस चीज़ का किसने नाम दिया होगा या उन्हें पता, वो इतनी बात कहते रहे कि मान लो कि भाई आपका किसी ने भी नाम पहुंचाया वो गलत है, हमें किसी ने भी नाम लिस्ट बना के दी है, गांव की लिस्ट बना के दी है, किसी ने गलत करा इस काम को कि भाई मान लो जब आदमी नहीं है, ये बेकसूर फांस जा रहे हैं भाई, कसूर जिसने जो मुलजिम है वो तो नहीं पकड़े जा रहे, बेकसूर उठाए जा रहे हैं, तो इनको क्यों फंसाया गया, इतनी बात तो कह रहे थे वो भाई इन्हें बिना कसूर क्यों उठवा रहे हैं या इन्हें क्यों फंसाया गया। और अब आपको कोई बात मतलब कोई निर्देश दिया हो ऐसा, या कोई ऐसे एहतियात बरतने के लिए कोई चीज कही हो? उन्होंने ये बात कही थी सर, उन्होंने मान लो कि प्रधान जी हमारे प्रधान जी सामने ये कही थी, उन्होंने कहा ठीक है ये 4 शख्सों को आइंदा, उन्होंने प्रधान जी ने कहा था कि शख्स इन्हें सर इन्हें बिल्कुल अब ना परेशान करीजिए या इनका नाम ही खत्म कर दीजिए वहां से, जब इसमें नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम इनको दोबारा हम इन्हें परेशान नहीं करने के, अब आपकी जिम्मेदारी इस चीज की कि मान लो जब नहीं है ये तो नहीं है, हम इन्हें दोबारा परेशान नहीं करेंगे, दोबारा इनके घर पे नहीं जाएंगे, दोबारा ना उठाएंगे, इतने कह दिया हमसे। और बाकी कुछ और पीएफआई को लेकर आपसे कुछ कहो कि अगर उसके बारे में कोई जानकारी आए या कुछ इस हाँ, इतनी बात कही थी कि मान लो कि अगर आपके पास कोई आवे तो आप इससे जुड़ना मत, मगर हम तो ना तो जुड़े ना जुड़े, हमारे पास कौन। दूसरी बात मैं कही सर अब तो वो कोई आता ही नहीं, अब तो इस पर बैन वो खत्म कर दी गई है इतने साल के लिए, बहुत साल के लिए, तो अब तो कोई ना तो कोई आया ना तो आपसे पहले हमारे पास कोई ना हमारे पास अब कोई आता ना, तो हम क्या। तो ये आपने सुना, ये इम्तियाज जी हैं और इस गांव में जो है हाफिज हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ाने का काम करते हैं, और आप इनका घर भी देख सकते हैं कि साधारण घर है। अपने गुजारे के लिए इन्होंने भैंस पाली हुई है, उसका दूध जो है बेचते हैं। इसके अलावा परिवार में 4 बच्चे हैं और इनका यही कहना है कि पीएफआई को लेकर इनके पास कोई जानकारी नहीं थी और यही कारण भी रहा कि एटीएस ने पूछताछ करने के बाद इन्हें छोड़ दिया है, और बस यही कहा है कि अगर पीएफआई को लेकर आगे कोई भी इनसे संपर्क करता है तो उस विषय में आगे पुलिस को जानकारी दी जाए। यूपी एटीएस ने पीएफआई से जुड़े होने के शक में गाजियाबाद जिला के कलछीना गांव में से 4 लोगों को हिरासत में लिया था, जिन्हें अब छोड़ दिया गया है पूछताछ के बाद, और उन लोगों का कोई सीधा संपर्क
पीएफआई से जुड़ा हुआ नहीं पाया गया है और यही वजह भी है कि उन चारों को छोड़ दिया गया है। हम इस समय कलछीना गांव में पहुंचे हैं और उन लोगों से बात करने के लिए यहां पहुंचे हैं जिससे कि जान सके कि उनसे क्या पूछताछ की गई है और उन लोगों का क्या कहना है, जिसमें से अभी हमारी एक शख्स हैं इम्तियाज जी, उनसे बात हुई है तो उन्होंने बताया कि उनसे पूछताछ की गई। रात भर उनको एटीएस के दफ्तर में रखा गया था, लेकिन अब उन्हें छोड़ दिया गया है क्योंकि पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि उनका पीएफआई से कोई लेना देना था भी या नहीं था। और यही वजह भी रही कि उनको और उनके साथ जो अन्य 3 लोग थे उन चारों को ही छोड़ दिया गया है और ये कहा गया है कि भविष्य में अगर पीएफआई से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति उनके संपर्क में आता है तो उससे ना जुड़ा जाए और वो इस मामले की जानकारी पुलिस को भी दें। इसके अलावा उन सभी का ये कहना है कि हमने अभी तक कभी भी पीएफआई से कोई संबंध नहीं रखा था, ना ही पीएफआई के बारे में कोई जानकारी हमें थी। ये बात उन्होंने एटीएस को बताई और यही वजह रहा कि आज वो लोग अपने घर पर मौजूद हैं। फिलहाल एटीएस की तरफ से जो हमें जानकारी मिली थी कि पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग 70 से 80 लोगों को डिटेन किया गया था, उनमें से अधिकतर लोगों को एटीएस ने छोड़ दिया है पूछताछ करने के बाद और उनको यही हिदायत दी गई है कि भविष्य में वो पीएफआई से कोई संबंध ना रखे और ना ही उनके बारे में कहीं किसी से कोई बात करें। अगर उनको पीएफआई की तरफ से कोई अप्रोच करता है तो इसके बारे में पुलिस को जानकारी दी जाए। हम इस समय जिला गाजियाबाद के कलछीना गांव में मौजूद हैं और इस गांव से एटीएस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया था पूछताछ के लिए पीएफआई से संबंध को लेकर। उन्हीं में से एक शख्स हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। वो अब अपने घर आ चुके हैं, पूछते हैं, जानते हैं कि आखिर क्यों पुलिस ने उनसे जो है हिरासत में लेकर पूछताछ की और क्या उद्देश्य था। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौजुद्दीन सनोफ श्री इकराम, ग्रामवासी कलछीना, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद। सर, आपको कब यूपी जो एटीएस है वो आपको पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई? 6 मई 2023 में करीब 7:45 PM पे मुझे घर से लिया और मेरे साथ पूछताछ की। ये पूछा, आप किसी संगठन से तो नहीं जुड़े हुए हैं? मैंने कहा, मैं किसी भी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, मस्जिद में इमामत करता हूँ। 3/11/2002 से 31/12/2022 तक आयशा मस्जिद कलछीना में इमाम रहा और बच्चों को पढ़ाया। मेरा किसी भी संगठन से कोई भी ताल्लुक नहीं है, ना अब है ना आगे को रहेगा। मैं एक सामाजिक आदमी हूँ। और जो पीएफआई है सर, जिसको सितंबर 2022 में सरकार ने बैन कर दिया है, तो उसको लेकर आपका जो नाम आया वो क्यों आया? क्या ये जानकारी पुलिस के माध्यम से आप तक पहुंच पाई? वो जानकारी नहीं पहुंच पाई। हालांकि खबरों में भी ये बात आई कि पीएफआई को जो है बैन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी लोगों को पीएफआई के नाम पर तंग किया जा रहा है। ये आपका नाम कैसे जुड़ा सर? मतलब कैसे पुलिस तक पहुंचा? कोई ये जानकारी आपको मिल पाई हो? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि किस तरीके से ग्रुप में इनाम पहुंचा या पुलिस के पास कैसे इनाम पहुंचा। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पूछताछ में क्या मुख्य प्रश्न रहे थे पुलिस को? पूछताछ में मुख्य प्रश्न ये रहे थे, ये प्रश्न किए कि आपका क्या नाम है और आपकी जो है फैमिली में कितने आदमी हैं, कितने बेटे हैं, कितनी बेटी हैं। मैंने सब कुछ बता दिया। आपकी अम्मी कहाँ की हैं, ससुराल कहाँ की है, ससुर का क्या नाम है, सास का क्या नाम है, मैंने बिल्कुल सत्य बता दिया। क्या कारोबार करते हैं, ज़मीन कितनी है, अकाउंट क्या है, अकाउंट में पैसा क्या है। मैंने कहा, जी मैं एक गरीब आदमी हूँ, 7,000 रुपये महीना कमाता हूँ, उसी से मेरे परिवार का पालन पोषण होता है। और इसके अलावा सर और कुछ, जैसे पीएफआई को लेकर ही कुछ पूछा हो या ये पूछा हो कब, क्या आप इस संगठन को जानते हैं, कब आपने नाम सुना या कोई उससे जुड़ा व्यक्ति आपके पास आया, कोई ऐसे सवाल? नहीं, मेरे पास कोई भी जुड़ा व्यक्ति नहीं आया। हालांकि उन्होंने सवाल किया कि आप इस बारे में जानते हो। मैंने कहा, मैं पीएफआई की फुल फॉर्म भी नहीं जानता, पीएफआई को तो मैं तब जानूंगा। और सर, पीएफआई को ही लेकर क्या अब से पहले कभी पहले भी पूछताछ आपसे हुई? पीएफआई को लेकर अब से 5-6 महीने पहले भोजपुर थाना डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में हमसे जो है तफ्तीश हुई। उसमें भी हमने सत्य बात बता दी कि हमारे पास कोई भी पीएफआई का ना कोई सबूत है, ना ही हम उस संगठन से जुड़े हुए हैं, हालांकि ना किसी और सियासी संगठन से जुड़े हुए हैं। तो अभी सर जब आपको रिलीज करा गया है, मतलब छोड़ दिया गया है, तो कोई
ऐसी कोई कंडीशन आपको बताई हो पुलिस ने कि उसको फॉलो करना हो, मतलब कोई शर्त ऐसी रखी हो आपको कि भाई इस दिशा निर्देश को आप माने, और इसके अलावा कुछ और आगे भविष्य में पूछताछ के लिए कोई ऐसी बात कही हो? नहीं, उन्होंने ये कहा कि अब आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा, आप एक सामाजिक आदमी हैं, और उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार करा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं दी। दूसरे ये बात कही, कोई भी व्यक्ति आपके घर आए पैसा मांगे कि हमने फ़ोन किया और उस फ़ोन के बल पर आप छूटे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई आदमी ऐसा आपको परेशान करे तो आपको हमें फ़ोन करना है या किसी और सही आदमी को बताना है, किसी को पैसा पाई नहीं देनी है। आप बिल्कुल सही रहो, कोई आपको भविष्य में परेशान नहीं करेगा। और पीएफआई या उससे संबंधित किसी भी अन्य संगठन को लेकर भी कोई और पूछताछ करी हो आपसे? नहीं, मुझसे और किसी बारे में कोई पूछताछ नहीं करी, और बड़ा अच्छा उन्होंने व्यवहार रखा हमारे साथ, और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि आपको भविष्य में कोई और परेशान नहीं करेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, और आपके ये घर वाले गाड़ी लेकर आगे आपको लेने के लिए अगर ये नहीं आते तो हम छोड़ दे, आप बिल्कुल बेफिक्री से रहें। सर, आपका कोई मोबाइल वगैरह कोई ऐसा सामान तो नहीं रखा? नहीं, मेरा मोबाइल और एक रुमाल था और दीगर सामान था, सब बिल्कुल सुरक्षित दे दिया। शुक्रिया सर। तो ये आपने सुना, मौजुद्दीन जी हैं, गांव कलछीना गाजियाबाद के रहने वाले हैं। इनको 6 मई की रात को जो है एटीएस पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई थी, और कल इनको वापस छोड़ दिया गया है। अब ये अपने घर आ चुके हैं, और इन्होंने लगातार हमारे सामने भी और एटीएस के सामने भी यही बात कही है कि पीएफआई से लेकर इनका कोई संबंध नहीं है, और ये उसके विषय में जानते भी नहीं है। यही वजह भी रही है कि ये अपने घर में अभी बैठे हुए हैं, और इनको अब एटीएस ने छोड़ दिया है। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़ गाजियाबाद।